बच्चों, अनुसंधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चरण होता है जिसको हम प्रक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अभी तक विधियों के बारे में बात की थी, अभिकल्प का निर्माण कैसे किया जाए। अब ये प्रोसेस एनालिसिस, प्रक्रिया विश्लेषण, ये होती क्या है? ये एक प्रकार की तकनीक होती है जिसमें किसी क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चरणों की चर्चा होती है कि जब हम कार्य करते हैं तो हम किस तरीके से विभिन्न उसको स्तरों पर विभक्त करके कार्य करेंगे। इस सब की जो चर्चा है वो प्रक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत निहित होती है कि किसी कार्य को हम किस प्रकार करेंगे। जैसे कंप्यूटर का खेल है, उसे कैसे खेला जाएगा, किसी चीज़ को कैसे बनाना है, कोई भी क्रिया कैसे घटित होती है। इसमें मुख्य रूप से क्रियाओं की एक श्रृंखला की व्याख्या होती है और जो परिणामों में निहित होती है उसके क्या परिणाम होंगे, जिसमें संपूर्ण कार्य के क्रियाओं के विभिन्न भागों में बांटा जाता है। क्रियाएं जो कि हमारे पूरे कार्य के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं करनी है, कैसे किसी कार्य को संपादित करना है, उसका जो संपादन होता है वो चरणबद्ध होता है और इसमें विभिन्न चरणों के रूप में मतलब है कि यहाँ विश्लेषण करते हैं हम। इसके आधार पर ये प्रक्रिया चलती है। आधार रूप से ये किसी घटना के घटित होने के विषय में प्रश्नों का उत्तर देता है। कोई कार्य कैसे होगा, कोई घटना कैसे घटित होगी, तो उसमें जो हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं, प्रश्न हम किसी संदर्भ में करते हैं, उसका जो उत्तर है कि ऐसा कैसे होता है, तो वो हर चरण में निहित होता है। यह चरण कार्य संपादन का प्रथम चरण होता है। ये चरण कार्य पहले हम किस तरीके से किसी कार्य को विभिन्न स्तरों पर बांटेंगे तो वो चरण कहलाते हैं। तो ये चरण कार्य संपादन का प्रथम हमारा चरण है, जिसमें कि मशीन अभिकल्प का निर्माण, कौन सी मशीन है, किस तरीके की होगी और उसका कार्यस्थान क्या है, किसी औद्योगिक प्रक्रिया में किए जा रहे कार्यों और उसके प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय का वर्णन निहित होता है। ये सारी चीज़ें हमें प्रक्रिया विश्लेषण में पता लग जाती हैं। अब उसका क्या उद्देश्य क्या होता है? क्या इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, प्रक्रिया विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है व्याख्या करना कि हम जो भी कार्य किस तरीके से कर रहे हैं, किस क्रम में करेंगे, उसका पूरा व्याख्या करनी होती है। फिर भी यह किसी चीज़ के प्रक्रिया के साथ ही उसका मूल्यांकन भी करता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रक्रिया विश्लेषण है क्या? तो ये हमारी प्रक्रिया विश्लेषण, प्रोसेस एनालिसिस कैन बी अंडरस्टूड एज द रैशनल ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू डिफरेंट फेजेस। ये प्रक्रिया विश्लेषण में जो हमारी उत्पादन प्रक्रिया को हम तार्किक आधार पर विभिन्न भागों में विभक्त करके जान सकते हैं। हम उसको पूरा जो हमारा उत्पादन प्रक्रिया है तो उसकी किस तरीके से हम पहला चरण उसमें अपनाएंगे, दूसरा चरण कैसे कार्य करेंगे, कौन सी मशीनें, तो इसमें क्रमबद्ध रूप से हम उसको विभक्त कर देते हैं। इस रूप में हम इसका विश्लेषण, प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। दो तरीके की इसमें प्रक्रिया विश्लेषण होती है, एक तो डायरेक्टिव होती है, एक एक्सप्लेनेटरी होती है। प्रत्यक्ष प्रक्रिया और हमारी व्याख्यात्मक। जो ये प्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है ये बताती है कि हम किसी कार्य को कैसे हमें करना है अथवा किसी चीज़ के सुधारना है, इस विषय में परिचर्चा होती है या लिखित रूप में स्पष्ट करते हैं उसे, या व्यक्तिगत तौर पर बाह्य संपूर्ण कार्य की एक रूपरेखा होती है जिससे कि इसी आधार पर हम क्रियाओं को दोहरा सकें और विशिष्ट परिणाम जो चाहें वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और व्याख्यात्मक प्रकार में ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता को आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उससे अधिक जिज्ञासा संतुष्ट हो जाती है। सूचनाएं तो प्राप्त होती हैं, लेकिन किसी भी चरण के विषय में, किसी कार्य के विषय में जो हमारी जिज्ञासा होती है उसकी भी संतुष्टि होती है कि किस प्रकार कार्य करना है।
प्रक्रिया विश्लेषण का संगठन किस तरीके से होता है? सभी प्रक्रिया विश्लेषक एक क्रमबद्ध तरीके से एक तकनीक को अपनाते हुए मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विश्लेषण, जो पहले इसका टाइप है, जिसमें इच्छित परिणामों के लिए व्यवस्थित क्रम आवश्यक होता है। किसी भी कार्य को हम करते हैं, जैसे कि हम सामान्य तौर पर भी देख लें तो कार्य को करने का हमारा एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम बाद के क्रम को आगे करें, क्योंकि उसी क्रम में उसकी जो घटना है उससे संबंधित कार्य घटित होते चले जाते हैं। तो इच्छित परिणामों के लिए व्यवस्थित क्रम में होना आवश्यक होता है। दोनों प्रकार की प्रक्रिया विश्लेषण में स्तरों को बनाने से ही लाभ होता है। दोनों व्याख्यात्मक और हमारी प्रत्यक्ष, दोनों प्रक्रियाओं को अपनाने से ही लाभ होता है। ये इसके अंदर प्रयुक्त सभी चरण सही क्रम में होने चाहिए। जैसे अनुसंधान करते समय अनुसंधानकर्ता क्रमबद्ध तरीके से कार्य करता है, कहाँ से कार्य प्रारंभ करते हुए किन विधियों द्वारा अभिकल्प का निर्माण करते हुए निश्चित क्रम में कार्य का संपादन करता है, तभी हमें परिणाम सही प्राप्त होते हैं। प्रक्रिया विश्लेषण के लिए पृष्ठभूमि सूचना आवश्यक हो सकती है। हमें पहले से इसके बारे में जानकारी होती है तो हमारा कार्य उचित तरीके से चलता है। इसमें प्रयुक्त की गई जो हमारे शब्द होते हैं उनको परिभाषित भी करना होता है। और दूसरा होता है प्रत्येक चरण की आगामी चरणों से संबद्धता होनी चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। चरणों की व्याख्या, जिनको एक के बाद एक क्रम में निष्पादित किया जाना है, वो होना चाहिए कि हमें कौन सा चरण किस तरीके से आगे लेना है। ये क्रमबद्ध तरीके से होना, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। प्रक्रिया विश्लेषण को उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के रूप में संगत रूप से बांटा जा सकता है, जो इनपुट से आउटपुट तक संबंध रखते हैं। ये एक प्रकार से संगठन का प्रभाव होता है, ताकि अनावश्यक क्रियाओं को दूर रखा जा सके और बर्बादी को कम किया जा सके और संगठन की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाया जा सके। बच्चों, अब आपको मैं क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के बारे में बताऊंगी। निर्णायक प्रसंग विधि क्या होती है। व्यवहारिक जगत में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अचानक घटित हो जाती हैं, क्योंकि इनका समय स्थान निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी दशा में निर्णायक प्रसंग विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। निर्णायक प्रसंग तकनीक एक अनुसंधान करने की प्रक्रिया है जो उत्तरदाताओं को घटना को पहचानने के लिए बुलाती है, और ये उत्तरदाता घटना पर सार्थक रूप से विचार करते हैं और उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। आमतौर पर ये व्यवसाय में कार्य करने के निष्पादन से संबंधित होती है। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागियों से प्रदत्त प्राप्त करते हैं, जिससे कि व्यवहार को श्रेणीबद्ध किया जाता है, जो उद्देश्य की सफलता व असफलता में योगदान देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस तकनीक का उपयोग वायुयान में किया गया था। जॉन फ्लैनगन ने विकसित की थी। वे ये देखना चाहते थे कि पायलट जो अपने प्रशिक्षण काल में योजना में असफल हो जाते हैं, जबकि वो अभिप्रेरित नहीं होते हैं, और अपने उद्देश्यों में तब वो असफल रहते हैं। उनके अनुसंधान तकनीक में व्यवहार से संबंधित अनेक घटनाओं की सूचनाओं को एकत्रित किया गया और उन्हें प्रतिमान के अनुसार विश्लेषित किया गया। जब इसका उपयोग वहाँ पर किया गया था और वहाँ पर उससे हमें सफलता मिली थी, तब से इसका प्रयोग अनेक व्यवसायों में और क्रियाओं में तथा विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा। इसमें 5 स्तर होते हैं। पहला होता है विशेष क्रिया का कोई उद्देश्य होता है, विशिष्ट दशाओं को जानना
आवश्यक होता है, जिन्हें निरीक्षित किया गया था, उन्हें प्रत्यास्मरण के आधार पर हम उसे याद रखते हैं। इसमें तीसरी चीज होती है साक्षात्कार या प्रश्नावली के रूप में प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं और प्रासंगिक घटना को हम निकाल सकते हैं कि वो कैसे है, और हमारे किसके आधार पर निकालते हैं, जो प्रदत्त हमने प्रश्नावली के या साक्षात्कार के आधार पर एकत्रित किए। फिर उसमें प्रदत्त जो हमें प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और अंत में प्रदत्त की व्याख्या की जाती है और परिणामों को ज्ञात किया जाता है। तो ये इस तरीके से पूरे क्रमबद्ध तरीके से निर्णायक प्रसंग विधि का उपयोग किया जाता है और ये व्यवहारिक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है। इसका क्या इसकी विशेषता है कि इसकी मुख्य व्यवहारिक उपयोग कर्मचारियों के व्यवहार को, उनकी तकनीकियाँ, लक्षणों और विशेषताओं, अंतःक्रियाओं और यहाँ तक कि उनकी चिंतन प्रक्रियाओं का विभिन्न व्यवसायों में अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये तकनीक चयन के लिए आधार प्रदान करती है, जिससे कि कौन कौन से उपकरण हैं, व्यावसायिक विकास, आधारभूत प्रशिक्षण, वास्तविक मशीनों में कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, वहाँ इसका उपयोग सफल होता है। और ये इसमें लचीलापन होता है इस तकनीक में। इसे अनेक प्रयुक्तकर्ता जहाँ व्यवस्था में कार्य करते हैं प्रयुक्त की जा सकती है। उत्तरदाताओं को एक तो निश्चित फ्रेमवर्क में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती है। जब समस्या उत्पन्न हो जाती है लेकिन उसका कारण व तीव्रता ज्ञात नहीं होती है, वहाँ पर इसको उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत सूचना हम प्राप्त करते हैं और इसको समझना आसान होता है। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि निर्णायक प्रसंग तकनीक को स्मृति पर आधारित होना पड़ता है। हम जो घटना घटित हो गई उसको हम तुरंत नहीं कर पाते हैं और अपने उस समय देख लेते हैं और स्मृति के आधार पर उसका प्रत्यावहन करते हैं और फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। इसमें पक्षपात के होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि ये विधि घटनाओं पर आधारित होती है, इसलिए प्रतिदिन की परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये अधिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये इसकी कुछ कमियां हैं। अब अंत में परिणाम विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स क्या होता है। ये लास्ट की वो स्टेज होती है या वह अवस्था होती है अनुसंधान के अंतर्गत जहाँ पर अनुसंधानकर्ता को ये निश्चित करना होगा कि परिणामों को पूरी तरीके से समझता है। उनकी व्याख्या उसका करना उसका प्रथम चरण होता है। उसके बाद अनुमानात्मक सांख्यिकी प्रयुक्त करता है और मूल प्रदत्तों को विश्लेषण के लिए संभावित त्रुटियों के साथ तैयार किया जाता है, उन्हें संगठित किया जाता है। इस प्रकार मूल अनुसंधानकर्ता क्या होता है, प्राप्त परिणामों को सांख्यिकी के बिना नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि वे परिणामों को बड़े समूह पर सामान्यीकृत करना चाहता है। इसलिए वो सांख्यिकी का उपयोग उसको महत्व देता है, जबकि व्यवहारिक अनुसंधानकर्ता सांख्यिकी को उतना महत्व नहीं देता है। वह वहाँ पर दो समान मूल्य वाले विकल्पों को तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है, जैसे कोरिलेशनल स्टडीज़ में हम करते हैं, और एक विकल्प के स्थान पर कई बार दूसरा विकल्प मान लेता है, क्योंकि उसके पास समस्या खोजने में सीमित साधन होते हैं और जो उपलब्ध साधन होते हैं उन्हीं का उपयोग करता है और उसी के आधार पर जो भी बेहतर विकल्प है उसका पता लगा लेता है। यदि सांख्यिकी का उपयोग करता भी है तो केवल इतना जानने के लिए कि परिणाम सांख्यिकी तौर पर भिन्न है या नहीं। हम कोरिलेशनल डिज़ाइन की यहाँ पर बात करते हैं। व्यवहारिक मनोवैज्ञानिकों की रुचि ये जानने में होती है कि चरों का परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो उपलब्ध सांख्यिकी परीक्षण है उनसे ये ज्ञात हो जाता है कि संपूर्ण विचलनशीलता का कितना भाग स्वतंत्र चर के मैनिपुलेशन के कारण है। इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप को अनुसंधानकर्ता देखता है और वो ये इस प्रकार मूल अनुसंधानकर्ता सिद्धांतों का परीक्षण
और वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वहीं व्यवहारिक अनुसंधानकर्ता विभिन्न व्यवहारिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अंत में अनुसंधान के विभिन्न चरणों को अपनाते हुए हम उसकी व्याख्या सांख्यिकी के आधार पर करते हैं या तुलना के आधार पर करते हैं। इस तरीके से व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक अपने अनुसंधानों को पूर्ण करता है।